फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के अब आगामी परीक्षाएं आप लोगों के सामने आ रही हैं, उसी क्रम में हम लोग भी आप लोगों के प्रिपरेशन के दौर में आप लोगों के साथ सहयोगी की भूमिका निभाते हुए आगे चल रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है, जब भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्योंकि यहीं से वास्तविक रूप में हमारी पृथ्वी का प्रारंभ भी माना जाता है। जब ये चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी तब हम आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि आंतरिक संरचना क्यों महत्वपूर्ण होती है और क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वही हमारे धरातल पर उपस्थित सारी क्रियाकलापों को व्यक्त करता है और उसी के आधार पर ही चीजें आप लोगों को भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा का जब इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि आखिर आंतरिक सुरक्षा की भौतिक दशाएं क्या हैं। अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशाएं क्या हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आखिर आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ना क्यों है, क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी जानकारी चाहिए आप लोगों को। तीसरा पॉइंट आता है इसके जानने के एविडेंस या स्रोत कौन कौन से हैं कि आंतरिक संरचना के बारे में हम किन किन स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एविडेंस होंगे, प्रत्यक्ष स्रोत होंगे, एक इनडायरेक्ट एविडेंस होंगे, अप्रत्यक्ष स्रोत होंगे, और माइक्रोबोलिज्म की बात करेंगे, सूक्ष्म स्रोतों की बात करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई आप लोगों को, इसका यूज कहां कहां आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन निष्कर्ष की बात करेंगे। अब याद रखिएगा कि ये कोर्स जो है ये पीटी प्लस मेंस दोनों से क्वेश्चनों को एक साथ समाहित करा के चलाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल चलाना आसान नहीं होगा और आप लोगों को पढ़ने में दोनों ही टाइम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो बेटर ऑप्शन है कि हम लोग एक बार में ही चीजें समझ लें। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं हम लोग और यहां पर समझने की बात करते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपर से लेकर अगर हम क्रस्ट से आंतरिक कोर तक की बात करें, यदि हम ये कहें कि क्रस्ट से और कोर तक की गहराई पृथ्वी की कितनी है, केंद्र से अगर हम लोग देखते हैं तो कोर की गहराई कितनी है, तो इस पर भी बड़ा डिबेट और डिस्कशन हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भाई इसकी गहराई लगभग 6370 किलोमीटर है, जो आप लोग पढ़ते हो लगभग 6370 किलोमीटर कई बुक्स में आप लोगों को मिलता है और कई बुक्स में 6371 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है कि पृथ्वी की क्रस्ट से कोर तक की गहराई 6371 किलोमीटर है या 70 किलोमीटर। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले बेसिक चीजों पे बात करता हूं। तो 71 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ओल्ड NCERT में ये डाटा दिया गया था, और ये जो आप लोगों का 370 है ये न्यू NCERT में दिया गया है। तो दोनों में अंतर बस 1 किलोमीटर का, लेकिन ओल्ड और न्यू का अंतर है। तो आप 70 भी ले सकते हो, 71 भी ले सकते हो, जो भी पेपर में मिले दोनों ही बहुत राइट होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ओल्ड NCERT पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने न्यू NCERT पढ़ी होगी। ठीक, तो हम कहते हैं कि क्रस्ट से जो ये आप लोगों का क्रस्ट है, क्रस्ट या इसी को हिंदी में आप लोग कहेंगे भूपर पट्टी, और भूपर पट्टी से कोर तक की गहराई कितनी है, 6370 किलोमीटर।
ठीक है। अच्छा, एक चीज अब यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहां सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या हम यहां पर खड़े होकर, इस क्रस्ट पर खड़े होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो आप लोग सीधी एक बात कहोगे कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतनी गहराई तक देख सकें। तो ये क्या है, हम अपनी आंखों के माध्यम से पृथ्वी की गहराई तक के या आंतरिक भाग के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हम ऊपर से देखकर नहीं बता सकते, न प्राप्त कर सकते। दूसरा पॉइंट आता है कि क्या तकनीकी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आप लोग फिर से टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो कई लोग आप लोगों के जैसे, भाई आप सैटेलाइट पर चले गए, ठीक है, आप प्लैनेट्स पर पहुंच गए, आप ग्रह में पहुंच गए, उपग्रह में पहुंच गए, और अब कहां तक, अब आप सूरज तक भी पहुंच गए हैं। तो वो गाना था ना कि सूरज से भी कह दो कि नजरें झुका के बात करें। क्यों? क्योंकि अब हम लोग, जो मानव जाति है, वो सूरज के कोरोना तक पहुंच रही है। ठीक है, कोरोना तक पहुंचने का मतलब है सूरज से आंखों से आंखें डालकर बात की जा रही। जब इतनी दूर तक हम पहुंच गए हैं तो क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते? तो दूसरा ऑप्शन आंसर आता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक समान पदार्थों से निर्मित नहीं है। पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो निर्माण है, वो अलग अलग गहराई पर अलग अलग पदार्थों से निर्मित है। क्या है कि पृथ्वी की जो गहराई है उसके आधार पर पदार्थों से उसका निर्माण हुआ। तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण एक समान पदार्थों से नहीं हुआ है। अर्थात ये जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती है वैसे वैसे यहां पर हमें अलग अलग पदार्थ देखने को मिलते हैं। अर्थात पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो विभिन्न अलग अलग पदार्थों से निर्मित है। जब अलग अलग पदार्थों से निर्मित है, इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई पृथ्वी के आंतरिक दशा के अलग अलग पदार्थों से निर्मित है? तो कहा गया कि भाई इसको ऐसे समझा जा सकता है कि गहराई, यदि हम लोग कहें कि पृथ्वी 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित रूप से 100 मीटर की गहराई पर जाने पर कितना टेम्परेचर, लगभग 3 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि हो जानी चाहिए। लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाना चाहिए था, और 10 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेम चीज अगर हम उसकी बात करें कि भाई इतना टेम्परेचर कहां से आएगा, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं कि पृथ्वी की एक निश्चित गहराई तक तापमान में वृद्धि होती है, और फिर वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंटली तापमान 10-10, 15-15 किलोमीटर की गहराई पर बढ़ने पर 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिचुएशन दिखा रहा है, ये इस बात को व्यक्त कर रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा जो है वो अलग अलग पदार्थों से, आंतरिक दशा जो है वो अलग अलग पदार्थों से निर्मित है। ठीक, अब जब वो पृथ्वी का आंतरिक भाग अलग अलग पदार्थों से निर्मित है, तभी ये टेम्परेचर अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरी भी कर रहा है। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि भाई ये टेम्परेचर वेरी कैसे कर रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने बात कही थी कि भाई
ये आपका क्रस्ट है, या जिसे आप लोग कह रहे थे ऊपर पटी, और ये आपका कोर है। इसके बीच की गहराई की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि लगभग 70 किलोमीटर। इसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी का डेटा है, आरटी का डाटा है, और न्यू एनसीईआरटी आप लोगों की वैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्रस्ट से कोर तक की भौतिक दशा को देखें, क्रस्ट से कोर तक की यदि हम भौतिक दशाओं को देखें, भौतिक दशा, तो भौतिक दशा को जब हमें समझना होगा तो निश्चित रूप से भौतिक दशा में हम लोगों को एक चीज पता चलेगी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो आंतरिक भाग है, जो हमारी इस ऊंचाई क्रस्ट से लेकर कोर तक का भाग है, इसमें अलग अलग पदार्थ निर्मित है। तो इसका मतलब है कि उनका घनत्व भी अलग अलग होगा। तो भौतिक दशा किस पर निर्भर करेगी? सबसे पहले पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, अब इसे आप लोगों को समझना होगा कि भौतिक दशा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भौतिक दशा किस पर निर्भर होगी? इसके घनत्व पर। घनत्व क्या है? दूसरा पॉइंट जब यहां पर आएगा कि भाई घनत्व आप लोगों को क्लियर होगा, तो निश्चित रूप से उसके दाब की बात करेंगे, ताप की बात करेंगे। ठीक, तो ताप और दाब की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, दाब, और जो आंतरिक भाग में चट्टानें पाई जाती हैं वो किन पदार्थों से निर्मित है। ठीक, उनका भी तो प्रभाव यहां पर पड़ेगा। निश्चित रूप से आप जब चट्टानों की बात करते हैं तो चट्टानों का पदार्थीय, या हम ये कह सकते हैं पदार्थीय अवस्था या पदार्थों की अवस्था। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा चट्टानों की पदार्थीय अवस्था, है ना। ये तीसरा पॉइंट आ गया कि भाई चट्टानें किस अवस्था में उपस्थित है, किस पदार्थ से निर्मित है और किस अवस्था में उपस्थित है। जब इसकी जानकारी हम इन भौतिक दशाओं को समझ लेंगे तो हमें एक चीज तो ये समझ में आ गई कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा इन्हीं सब पदार्थों से संबंधित है। अगर हम ये कहें कि जो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा, आंतरिक भौतिक दशा इन पदार्थों पर ही निर्भर होती है, इन पदार्थों से संबंधित है। अर्थात घनत्व, ताप, दाब जितना ज्यादा होगा, जैसे जैसे गहराई में वृद्धि होगी, वैसे वैसे चीजें यहां पर क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो ये भौतिक दशाओं के लिए हमें उसके ताप, दाब, घनत्व, डेंसिटी और चट्टानों की अवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो हम भौतिक दशा के बारे में बता देंगे, भाई पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है। तो अब एक पॉइंट आया कि अच्छा ये सब चीजें बकवास जानने की जरूरत ही क्या है भाई, इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना। आपके माइंड में आएगा कि जानने की आवश्यकता क्या है। अब कॉमन सी बात है, अब आज आप लोग आधुनिक टाइम में हैं, अब चैट जीपीटी जैसे समय में हैं, तो आखिर इनको पढ़ने के ना पढ़े तो काम चल नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, है ना। यही माइंड में आएगा ना। तो भाई ना पढ़े तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या है, कोई परेशानी है
तो वहां पर आप लोगों को समझना होगा कि आखिर इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि आपकी पृथ्वी में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी कि क्यों इसको जानना आप लोगों के लिए आवश्यक पड़ जाता है, तो क्यों, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिएगा। अभी हम लोगों को इधर का स्पेस खाली रखना है। आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाइएगा जिससे आप लोगों का एक स्पेस खाली हमेशा रहे। क्यों जानने की आवश्यकता है? पहला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कि ये अपनी सरफेस है, धरातल है, धरातल, ठीक। अब धरातल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो महाद्वीप होता है और दूसरा महासागर है। ये हमारे धरातलीय सरफेस में दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो हम लोग अगर इसको कुछ ऐसे फिगर के साथ ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये महासागर है, महासागर, और ये आप लोगों का महाद्वीप है। और ये आपका कोर है और ये आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग। अब समझते हुए चलना, देसी स्टाइल में आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। तो सुनामी कहां निकलती है? समुद्र में सुनामी, ठीक है। तो समुद्र में सुनामी आती है ना बाबू, सुनामी आती है। ज्वालामुखी मुखी, धरातल में आप लोगों ने देखा होगा तो ज्वालामुखी क्रियाएं आप लोगों को दिखाई देती रहती है। वैसे समुद्र में भी आते हैं जिसके कारण सुनामी की उत्पत्ति होती है, बट यहां पर आप लोगों को ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सुनामी हो गई। सुनामी के बाद अगर हम लोग बात करें, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप का निर्माण होता है। भूकंप आपके धरातलीय भाग में भी आते हैं, समुद्री भाग में भी आते हैं, तो दोनों जगह सेम चीज होती। उसी की उत्पत्ति सुनामी जो है आपके समुद्री क्षेत्र में जब ज्वालामुखी और अर्थक्वेक आता है तो इन दोनों से सुनामी की उत्पत्ति होती है, ये याद रखिए। तो यहां पर भी भूकंप आया। नेक्स्ट, आपके धरातल में जो पर्वत बनते हैं, पर्वत का निर्माण, ठीक, ये भी किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण ही निर्माण हो रहा है। और आपके अभी मैंने बताया कि भाई दो तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। तो एक तो महाद्वीपीय स्थिति होती है, एक महासागरी। तो इन्हें हम लोग कहते हैं कि ये एक तो ओशियानिक प्लेट होती है, धरातल में पाई जाती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट धरातल में पाई जाती है। अर्थात एक महासागरीय प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेटें होती। तो दो प्लेट होती हैं। इन प्लेटों की जानकारी कहां से आप लोगों को मिलेगी, वो भी आप लोगों को जानने की आवश्यकता क्यों है? तो प्लेट टेक्टोनिक जो है वो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर ही निर्भर करती है। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया वो किस पर निर्भर करती है? आपके धरातल पर ही निर्भर करती है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना इसलिए आवश्यक है। अब यहां पर हम लोग उस फिगर के आगे आते हैं। आंतरिक संरचना, अब आप लोग अपने हिसाब से पूरा लिखिएगा। आंतरिक संरचना
आवश्यक है क्योंकि हमें धरातल में होने वाली ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, सुनामी, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, और प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया इन सब की जानकारी और इन सब के आधार कौन है? इसकी जानकारी और आधार, मतलब अगर हम कहें आधार कोई है तो वो आधार कौन होता है? वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही इसका मुख्य आधार होती है। क्या होगा? इसलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना आवश्यक है, क्योंकि ये सभी आधारशिलाएं, जो ज्वालामुखी की आधारशिला है, भूकंप की है, आपके वॉल्केनो की बात कर लें, सुनामी की बात कर लें, आप लोगों के माउंटेन फॉर्मेशन की बात कर लें, या फिर आपकी टेक्टोनिक्स की बात कर लें, इन सब की कंडीशन का मुख्य जो बेस है वो बेस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ही है। ठीक, इतनी चीज आप लोगों ने जान ली। अच्छा, अब देसी स्टाइल में एक चीज बताइएगा मुझे कि गांव के आप लोग गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो घर होता है, घरों में क्या होता है कि एक अर्थ वाली तार, एक लोहे की रॉड और कुछ उसमें सेल वेल और कोयला वोयला डाल के घर के बाहर उसे ठूस दिया जाता है, अच्छे से गाड़ के खोद के गाड़ दिया जाता है, और ऐसा कुछ आप लोगों को एक डंडे, एक लोहे की रॉड होती है है ना, रॉड टाइप की होती है, ये लोहे की छड़ मान लीजिए इसे, लोहे की छड़। अब ये लोहे की छड़ में तार बांध दिया जाता है और फेस वहां से ले लिया, अर्थ जमीन से ले लिया, तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थिंग यहां से आती है, अर्थिंग। ठीक, अब अर्थिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अर्थिंग धरातल से हम प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पृथ्वी में ऊर्जा निहित है। ये हम कह सकते हैं ना कि पृथ्वी में ऊर्जा निहित है। ये बात हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहां पर ऊर्जा निहित है, तभी तो अर्थिंग प्राप्त हो रही है, तभी आप लोगों को अर्थ यहां पर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो अगर ये ऊर्जा ना होती तो आप लोग बताइए यहां पर कैसे आप लोगों को अर्थिंग की प्राप्ति होती? नहीं होती ना, निश्चित रूप से। अगर हम ये कहें कि भाई ये ऊर्जा के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक, तो इस ऊर्जा के बारे में, जैसे कि गांव में ये अर्थिंग ले ली, आप लोग गांव क्षेत्र में ये भी देखते होंगे कि इसी अर्थिंग से मोटर भी चलाते हैं लोग, मोटर है, और घरों में फेस ले लिया, अर्थ जमीन से ले लिया, तो उससे भी काम चल रहा, बढ़िया धीरे धीरे अपना आगे बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? ये देश अपने गांव क्षेत्रों में कॉमन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग? इससे भी ऊर्जा की प्राप्ति कर ले रहे हैं। अब इस स्टोरी से एक चीज ये पता चल रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाई जा रही है? अगर हम लोग देखें तो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ऊर्जा की
प्राप्ति। अब ये ऊर्जा की प्राप्ति जो हो रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। ये जियोसेंट्रिक एनर्जी कहा जाता है। अब भूतापीय ऊर्जा के बारे में हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई, तो ये तो समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही। ये जो भूतापीय ऊर्जा है ये कहां से उत्पन्न हो रही है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से इस ऊर्जा की आपको प्राप्ति हो रही है। ठीक, और अगर आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त हो जाए तो इस भूतापीय ऊर्जा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस भूतापीय ऊर्जा को यदि आपने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया, कर दिया, अब ये जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी तो सामान्य रूप से ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। समाप्त। अब ऊर्जा संकट समाप्त हुआ तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी आप लोगों को मिली है, जो भूतापीय ऊर्जा मिली है, जियोथर्मल एनर्जी, इससे आप लोग हैवी इंडस्ट्री का उत्पादन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते यहां से। ठीक, लेकिन ये जियोथर्मल एनर्जी की जानकारी जो आप लोगों को प्राप्त हुई, ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कई चीजें इससे फायदा होने वाला है। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाए तो ऊर्जा संकट तो एक समाप्त होगा। तो पहली बात, लाइट की कटौती बंद हो जाएगी, बंद। ये तो अपना गरीब टाइप के लोग हैं तो ये पहला ये ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास ये समस्याएं बड़ी हैं। चाहे आप लोग किसी भी शहर में रहें, वहां पर ये समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि भाई लाइट की कटौती बंद हो जाएगी तो अपने लोगों को क्या है कि रात में एसी नहीं बंद होगी, थोड़ा सा नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक, एक तो ये कंडीशन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तेजी से। ठीक, जब औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे और इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक से सारी चीजें चलने वाली जो भी क्षेत्र होगा वो किससे चलेगा, विद्युत से चलने। औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन ये सारे औद्योगिक क्षेत्र किससे होंगे, कोयले से नहीं, विद्युत से संचालित होंगे। संचालित। और जब विद्युत से संचालित होंगे और जो कारें आपकी होंगी, कार हों या मोटर गाड़ी हों, मोटर गाड़ी, ये किससे हों, ये भी विद्युत से संचालित कर दी जाएंगी। विद्युत इन द सेंस बैटरी से। इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब मैक्सिमम आ जाएंगे तो यहां पर जब ऊर्जा की कमी है नहीं, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें भी क्या हो जाएंगी, ग्रीन हाउस गैस में क्या आ जाएगी, में कमी आएगी। अब देखो, ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन आंसर राइट करने के लिए ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज अगर बढ़ रही है तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ग्रीन हाउस में कमी आ जाएगी, गैसेस में कमी आ जाएगी, तो वैश्विक तापन में कमी आ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के जो कंडीशन
के कारण जो तापमान में वृद्धि हो रही है, धरती के तापमान में वृद्धि आ रही है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में कमी, समस्या कम, पृथ्वी के तापमान में गिरावट होगी, पृथ्वी के तापमान में गिरावट। ठीक, जो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया है धरातल का, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, वो भी कम हो जाएगा। अब जब वो सब कम होगा तो यहां पर ग्लेशियर की पिघलने की दर क्या हो जाएगी, ग्लेशियर के पिघलने की दर कम हो जाएगी। और जब ग्लेशियर कम पिघलेगा तो समुद्री जल स्तर में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। समुद्री जल स्तर बढ़ेगा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वीप डूबेंगे नहीं। जैसे मालदीव जैसे छोटे छोटे राष्ट्र डूबने के कगार में आ गए तो द्वीप डूबेंगे नहीं। और जब द्वीप नहीं डूबेंगे तो यहां पर आप लोगों को यह भी पॉइंट समझ में आ जाएगा कि जब द्वीपों में, तो यहां पर पलायन नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पलायन नहीं। और जब पलायन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से किसी भी राष्ट्र को समस्याएं भी नहीं उत्पन्न होंगी। लेकिन ये सारा का सारा गेम जो चल रहा है ये पृथ्वी की आंतरिक दशा पर निर्भर है। अभी मैंने एक माइंडसेट आप लोगों को दिया कि इस दिशा में भी आप लोग सोच सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग बुद्धि बौद्धिक रूप में आप लोग थोड़ा सोचना शुरू करेंगे तो, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन जब आप लोगों से पूछता है, कहते हैं सर आपने तो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसने इंटरनल स्ट्रक्चर में घुस के ग्लोबल वार्मिंग पे अटैक किया, उसने उनके प्रभावों के बारे में चर्चा कर दी। तो भाई जब आप पढ़ोगे तो ये कनेक्शन आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के माइंड में है कि कितना किन चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपनी आंतरिक भाग में कि अगर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए तो ये सारी समस्याएं जो हम लोगों के सामने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। अब हम लोगों को जानकारी क्यों आवश्यक है ये तो क्लियर हो गया होगा। अब जानने के स्रोत की बात कर लें हम लोग, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। ये स्रोत की बात कर लें तो सबसे पहले स्रोत क्या हो जाएगा, आप लोगों को डायरेक्ट एविडेंस की बात की जाएगी, प्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। प्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे यहां पर। ठीक, जब हम डायरेक्ट एविडेंस की बात करते हैं यहां पर तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं देख सकते। पहला पॉइंट आएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं देख सकते। हैं ये तो हम लोगों को पहले से क्लियर है कि भाई हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यहां पर नहीं देख सकते हैं। ठीक,
लेकिन लेकिन यदि कोई पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाह्य क्षेत्र पर आता है तो हम उसके माध्यम से पृथ्वी की डायरेक्ट एविडेंस के सहायता से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपका मेंटल है, ये कोर है, और ये आपका क्रस्ट या भूपर पट्टी। पट्टी है, ये मेंटल है, और ये आप लोगों का कोर है। ठीक, अब देखो हम यहां पर खड़े होकर टिम कर लो, आप यहां पर खड़े हैं, अब यहां से इस भाग के बारे में आप नहीं देख सकते। जब नहीं देख सकते हैं तो डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, लेकिन यदि यहां से कुछ पदार्थ बाहर आएगा, यहां से यदि कुछ पदार्थ बाहर आता है तो हमें उसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो कैसे प्राप्त होगी? यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई पदार्थ बाहर आता है तो आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कि जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये किसके माध्यम से? आंतरिक भाग की जानकारी। यदि कोई पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलता है तो उसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर ज्वालामुखी क्रिया की। ज्वालामुखी क्रिया, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो जिस बात को हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि भाई बाहर से तो कोई अंदर जा नहीं सकता है, वो गाना बना था ना, किसी भूगोलवेत्ता ने लिखा था कि बाहर से कोई अंदर ना आए। अब अंदर से कोई बाहर ना जाए तो फिर तो एक दूसरे के बारे में सिचुएशन नहीं पता होगी ना। लेकिन जब अंदर से कोई बाहर जाएगा तभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी आप लोगों को प्राप्त होनी है। तो निश्चित रूप से यहां पर स्थिति क्या बन जाएगी? अगर हम ज्वालामुखी क्रिया को देखें तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या निकलता है? लावा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर गैस निकलेगी क्योंकि सबसे हल्की होती है, फिर उसके बाद वाटर वेपर निकलता है, जलवाष्प निकलती है क्योंकि उसके बाद वो हल्की होती है, फिर उसके बाद राख निकलती है, और देन लास्ट में लावे का निष्कासन होता है। तो इनके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहां पर जानकारी मिल सकती है। लेकिन एक चीज यहां पर सोचने वाली बात है, अभी हम लोगों ने कहा कि भाई गैस निकलती है, तो ये गैस में भी क्या होती है? एक गैस नहीं निकलेगी, बहुत सी गैसें रहती हैं जो गैस निकलेगी। जलवाष्प निकल रही, लावा निकल रहा है, राख निकल रही। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और टेम्परेचर भी लावे का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
आसपास है और इसमें विभिन्न पदार्थ भी हैं। तो कुछ जानकारी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की मिली हमें यहां, जो डायरेक्ट एविडेंस हम लोगों को मिला यहां पर, तो इससे हमें पृथ्वी की कुछ जानकारी ही यहां पर प्राप्त हो रही है। इसके बाद यदि हम लोग देखें, जब इसकी कुछ जानकारी, इसका मतलब क्या है कि अभी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अब गाड़ी हमारी फिर से फंस गई यहां पर कि भैया जो चल रहा था, जो दिशा पकड़ रहे थे, वो डायरेक्ट पूरे एविडेंस के साथ हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। ठीक, इसका मतलब है कि ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तो जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन पूर्ण जानकारी या पूर्ण एविडेंस के रूप में वॉल्केनो को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो एक कहानी तो गई अपनी स्वाहा। ठीक, अब दूसरा डायरेक्ट एविडेंस की ही बात कर रहे हैं हम लोग, प्रत्यक्ष स्रोत की बात कर रहे हैं। तो एक प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोगों ने देख लिया था, पहला तो था अपना प्रत्यक्ष स्रोत में जिसको हम लोगों ने अभी अभी खारिज किया, ज्वालामुखी। और दूसरा डायरेक्ट एविडेंस में हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग और दूसरा डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो खनन या उत्खनन की बात करेंगे ना। अब इसके अलावा आप कुछ डायरेक्ट बचा ही नहीं, आंखों से क्या देख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट में खनन एवं उत्खनन के माध्यम से। तो पहला पॉइंट यहीं से शुरू कि भाई अब अगर हम धरती में खोद खाद डालें तो उसके माध्यम से हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों को क्या मिली, आधी अधूरी जानकारी प्राप्त हुई। अधूरी जानकारी, तो ये तो स्वाहा कर दिया। इसके साथ जो उम्मीदें लगाए थे ना, कि तो कई बार घर वाले कहते हैं कि इससे बड़ी उम्मीदें थी हमें, तो लड़का कहता हमें खुद से उम्मीद नहीं है, तुम्हें बड़ी उम्मीदें लगी बैठी हैं, है ना। भाई इतना कंपटीशन का जमाना है, कोई श्योर शॉट होता है क्या कि हो ही जाएगा भाई। तो लेकिन घर वाले तो यही कहते हैं ना कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी। तो उसी उम्मीद में, जैसे अभी तक हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि वॉल्केनो के प्रोसेस से हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बट यहां पर क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पूरी जानकारी ना मिलकर आधी अधूरी मिली। अब हम लोग गए डायरेक्ट एविडेंस में, तो खनन और उत्खनन के बारे में बढ़े। तो यहां पर दो तरह से प्रक्रिया आगे मिली हमें। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, ए और बी। दो खनन एवं उत्खनन की कंडीशन यहां पर बनी। तो वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो अपनी सबसे गहरी खान की बात करें, जो खान अपने पास उपस्थित है अपने धरातल में, सबसे गहरी खान है ना। तो वर्तमान समय में अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे गहरी खान की बात करेंगे तो वो दक्षिण अफ्रीका में आप लोगों की सोने की खान है। कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग की जो खान है वो है। तो यहां पर आप लोगों की सोने की खान है।
अब गोल्ड माइनिंग की खान की जो डेप्थ दी गई वो कितनी है, वो है मैक्सिमम। जब हम लोग डेप्थ देखते हैं साउथ अफ्रीका में तो ये देखते हैं कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक है। लेकिन अगर हम लोग देखें क्रस्ट से और कोर की, यहां से अगर हम क्रस्ट से कोर की डेप्थ देखते हैं तो एक्चुअल में कितनी है, 6370 किलोमीटर की डेप्थ है। तो भाई क्या 4 किलोमीटर से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप लोग बता सकते हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट एविडेंस जो हम लोगों ने यहां पर देखा था कि 4 किलोमीटर की गहराई से हमें कुछ नहीं पता लगने वाला है, तो ये भी डायरेक्ट एविडेंस अपने काम का नहीं रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी यार बड़ी विडंबना है, इतना जब मेहनत मशक्कत करने के बाद आप लोग तैयारी करते हो, तैयारी में इस तरह की सिचुएशन आ रही, सब तो एकदम रिजेक्ट होता चला जा रहा है, अब कहां से गेम होगा? तो आर्कटिक क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्कटिक क्षेत्र, ये याद रखना। आर्कटिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो ये नॉर्दर्न हेमेस्फीयर की बात हम लोग कर रहे हैं, और नॉर्दर्न हेमेस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कहां पर? सबसे ऊपरी भाग को हम लोग आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, ऊपरी भाग, ठीक है। तो यहां पर अब आप लोगों को पॉइंट, यहां पर डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम चालू किया गया। क्या चालू किया गया? डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। प्रारंभ किया गया, और इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के तहत मैक्सिमम गहराई कितनी की गई? 12 किलोमीटर गहराई तक इसकी खुदाई हुई, कि 12 किलोमीटर तक यहां पर हम लोग गहराई किए। उसके आगे की मशीनें जैसे जैसे हम लोग ज्यादा गहराई पर जा रहे थे, तो यहां पर आप लोगों को यह समझ में आया कि गहराई जितनी ज्यादा बढ़ रही है, मशीन को उतना हैवी वर्क करना पड़ रहा है, और उस वर्ग का ये निकल के आ रहा था कि भाई वहां पर प्रॉब्लम्स आप लोगों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती थी। जिस 12 किलोमीटर की आपने गहराई पर ड्रिल किया था, उसको आपने रॉबिन्स डीप, नाम क्या दिया? रॉबिन्स डीप का नामकरण किया, जो कि कहां पर स्थित है? काला क्षेत्र पे, काला क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों को यह समझ में आया कि ये जो ड्रिलिंग प्रोग्राम भी था, जो काला क्षेत्र में ड्रिल की गई थी रॉबिन्स डीप तक, जो कि आपने 12 किलोमीटर की डेप्थ तक किया है, तो लगभग रॉबिन्स डीप इसका नाम भी दिया गया। आप लोगों ने इतनी दूरी तक मेहनत मशक्कत की, और इसका परिणाम भी आप लोगों के डायरेक्ट एविडेंस की तहत ये क्या रहा? ये भी बहुत कम इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिला, इसका भी आप लोगों को, ठीक है। अब डायरेक्ट एविडेंस में एक पॉइंट और आता है जो कि एनसीईआरटी ने रिकमेंड नहीं किया हुआ है। तो याद रखना है आप लोगों को, प्रत्यक्ष स्रोत में अगर हम लोग बात करें, स्रोत, अब ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है।
लेकिन ये आप लोग एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहां पर ये एविडेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों का हम अध्ययन करते हैं तो उसके माध्यम से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी में भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी यहां पर प्राप्त हो सकती है। ठीक, सामान्यतः इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस में इसको कंसीडर करते हैं, नॉट टू डायरेक्ट में। सामान्यतः अगर हम लोग बात करेंगे यह अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये लाइन नोट कर लीजिएगा कि कई लोगों को, कई छात्रों को, क्योंकि आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी वैकेंसीज पे आप लोग एलटी, आप लोग नेट जेआरएफ, आप लोग यूपीएससी, पीसीएस, तो यहां पर कई छात्र ऐसे होंगे जो रियल में ज्योग्राफी पढ़ के भी आए होंगे। तो उन सब छात्रों को भी ये पता होना चाहिए कि हम लोग नॉर्मली इसे कंसीडर तो करते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस में, बट यहां पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये उन ग्रहों की बात करेंगे। अब ये याद रखना है कि सामान्य कंडीशन में मैंने ये बोल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहां उन ग्रहों एवं उपग्रहों की बात करेंगे जहां पर मानव का जाना संभव है। किनकी हम लोग बात करेंगे? जहां पर मानव का जाना संभव है। हम ये उन ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर मानव के द्वारा मानव नहीं जा सकता है, वो आप लोगों के इनडायरेक्ट एविडेंस में आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने यहां पर बात किन ग्रहों की है? ये वो ग्रह होंगे जहां पर मानव जाना संभव, चाहे वो आप लोगों का उपग्रह हो और चाहे वो ग्रह हो। ठीक, अब यहां पर मैंने ये बात बोली तो इसका कोई तो रीजन होगा साहब, कोई बात हो कही गई है तो उस बात का अपना एक आधार होता है कि भाई अगर मानव जाना संभव है तो इसका मतलब है कि मानव वहां जाकर वहां की चट्टानों का अध्ययन करेगा। सीधी सी बात है, अगर मैंने मानव को भेजा है तो मानव वहां पर क्या जाएगा? हवा खाने तो जाएगा नहीं, वहां पर गर्लफ्रेंड के साथ टहलने तो जाएगा नहीं, चाय सुट्टा मारने तो जाना नहीं है उसे, तो वो क्या करने जाएगा? चट्टानों का अध्ययन करेगा। क्या करेगा? वहां पर उपस्थित जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का अध्ययन करने की बात कही गई। ये अध्ययन करेगा और अध्ययन से ये समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों अध्ययन करेगा। मैंने कहा अध्ययन करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा? भाई आप वहां गए हो तो वहां की चट्टानों का अध्ययन कर लिए तो कौन सा बड़ा तीर मार लिए, यही आप लोगों के माइंड में आएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे यूनिवर्स में जो भी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, प्लैनेट्स हो, कोई भी चीज का भी निर्माण हुआ होगा, तो वो सभी किसके माध्यम से निर्मित हुई हैं? वो सभी की सभी बिग बैंग सिद्धांत से ही निर्मित है। किससे? बिग बैंग से निर्मित है। ठीक, इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी भी बिग बैंग सिद्धांत के समय ही
निर्मित हुई थी और जो पृथ्वी में चट्टानें पाई जा रही में भी वही चट्टानें उन ग्रहों में भी पाई जाएं। तो इससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक दशा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, ठीक, जिसके माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं कि हो सकता है अगर ये सारी चीजें की हम लोगों ने कि डायरेक्ट एविडेंस में अगर हम उन सैटेलाइट का अध्ययन करते हैं या उन प्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं जिन प्लैनेट्स में मानव का जाना संभव है, तो निश्चित रूप से वहां पर जाएंगे तो वहां की जो चट्टानें हैं उन ग्रह में, उपग्रह में, उन चट्टानों के टुकड़े किन पदार्थों से निर्मित हैं, उन पदार्थों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट एविडेंस में ही आप लोगों का आता है उल्का पिंडों का अध्ययन। उल्का पिंडों का अध्ययन। जब हम उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं तो आवारा हवा का झोंका, वो गाना सुने ना, आवारा हवा का झोंका हूं और आया हूं पल दो पल के लिए। तो उल्का पिंड भी कुछ ऐसा ही होता है, ये आवारा होता है और सभी को ये पता है कि सभी ग्रह हूं, उपग्रह हूं, ये सभी ग्रह उपग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो उल्का भी करेगा, उल्का ऐसा तो है नहीं, ठीक। तो यहां पर ये क्या होता है कि उल्का, अगर हम उल्का पिंड की बात करें तो निश्चित रूप से ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है, और लेकिन इसकी आदत है जो वो अपनी आदत से, जैसे छिछोर पहने की कुछ लोगों को आदत लग जाती है तो वो वही काम करता है। तो उल्का भी अपना यही काम है कि पहले ये आया सूरज के पास, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, और ये सारे पिंड किस मार्ग में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्तीय कक्षा में सारे पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो उल्का भी अपना दीर्घ पिंडी कक्षा में गति करता रहता है, भाई वो भी घूमता रहता है, कहता है चलो ठीक है भाई, जब सूरज के चारों तरफ ही घूमना है तो हम घूम रहे हैं। अब धीरे धीरे ये क्या करता है? अपनी कक्षा बड़ा कर लेता है और सूरज के या किसी भी जगह पे गया है जहां, तो उसके साथ साथ जैसे पृथ्वी भी इसके चक्कर लगा रही है सूर्य के, ठीक। तो ये क्या करेगा? धीरज से ये आएगा और सूरज की परिक्रमा करते 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 उसके परिपथ को छोड़ के, जैसे कई लोगों की एक प्रवृत्ति होती है ना, वो लड़की लड़के के ऊपर डिपेंड होता है, सभी दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे नहीं ये नहीं वो सही है, वो नहीं ये सही है, तो अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो ये क्या करेगा कि पहले किसी और की तरफ भागता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, जब वहां ऑप्शन नहीं मिला, अब हो गया, कोई और था वहां पर पहुंच गया, किसी और का सिस्टम वहां सेट हो गया, तो अब ये दूसरे के पीछे भागेगा। तो ये उल्का पिंड भी उसी तरीके का, जो मैंने अभी गाना गा के बताया ना आप लोगों को, कि वो गाने का जो बोल है वो बड़े भूगोलवेत्ता ने लिखा था कि आवारा हवा का झोंका हूं, आया हूं कुछ पल दो पल के लिए। तो ये जब उल्का पिंड घूम रहा है तो वो दूसरे की कक्षाओं में भी प्रवेश कर जाता है, और ये इसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, क्या कहा जाए, देसी भाषा में अगर कहा जाए, ऐसा आदमी अन्ना सांड टाइप का होता है कि कभी इस तरफ भाग गया, कभी उस तरफ डंडा लेके दौड़ाया गया, तो उसके भागने की प्रवृत्ति जो होती है वो अन्ना वाली होती है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? यही आवारा होते हैं, आवारा वाला काम ये कर रहा होता है। अब जब ये क्या करता है कि जब ये पृथ्वी के संपर्क में आ जाता है, ये क्या है? ये आप लोगों के पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते यहां से शुरू किया, बाहर से, पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र से इसने चक्कर लगाना शुरू किया। अब जब ये बाहरी क्षेत्र से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो धीरे 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 पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, और जब ये पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से ये जलने लगेगा, आग का पिंड के रूप में आ जाता है, जलता हुआ तारा। तो आप लोग, कुछ लोगों का दिल जलता है, कुछ लोगों का शरीर जल रहा है, और आप लोग कहते हो विष मांगो मनोकामना पूरी हो जाएगी।
क्या तुरंत 2-4 ठो बाल नोच नाच के लो मांग लिया। अब वो बेचारे की आग लग गई है, वो जीवन अब समाप्त होने वाला है, मरने वाला है, तुम लोगों को विष मांगने में लगी हो। तो ये क्या है कि ये जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता है तो घर्षण बढ़ जाता है, और घर्षण बढ़ने के कारण वो क्या होता है, जलने लगता है, जिसे आप लोग शूटिंग स्टार कहते हो, या टूटा हुआ तारा कहते हो, या टूटता तारा कहते हो। तो वो आकर धरातल, पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, गिर जाता है। और इनका भी निर्माण किससे हुआ था, उल्का पिंडों का भी निर्माण, जो मैंने यहां पर रोका था, उल्का पिंडों का भी निर्माण बिग बैंग सिद्धांत से ही हुआ है। तो जब ये उल्का पिंड आपके धरातलीय क्षेत्र में गिरते हैं, जैसे आपके महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील का जो निर्माण हुआ है वो माना जाता है कि ये उल्का के गिरने से हुई है, उल्का गिरने से ही इस झील का निर्माण हुआ। तो निश्चित रूप से बिग बैंग, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें यहां पर जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस क्लास में डायरेक्ट एविडेंस की बात की, डायरेक्ट चीजों को समझने का प्रयास किया। कल की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो अप्रत्यक्ष स्रोतों का, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे के ऊपर क्लास चली जाती है, तो हम लोगों को पार्ट में क्लास रखनी होती है, क्योंकि इतनी देर तक आप लोग बोर हो जाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक, तो कोशिश ये रहती है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 पार्ट में आप लोगों को आसानी से एक पार्ट समझ में आ गया, दूसरे पार्ट के लिए ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा सा माइंड स्थिर हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, चीजों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो बड़े आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, आप लोग ABCD वाला जो पढ़ के बैठे हो उससे काम तो होने से रहा, उससे तो कुछ उखड़ेगा नहीं, ना PT निकलेगा ना मेंस निकलेगा साहब, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब तैयारी अपन लोगों को ऐसे ही करनी है और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।